So hello guys, this is Maths Pathshala. Today we are starting our class 11th first chapter which is sets. आप सभी जानते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आसान और बढ़िया चैप्टर है जो कि आपको जल्दी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उसके बाद फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स करेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम्स और थोड़े बहुत कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स को बनाने में सफल बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर सेट्स होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अब मान लीजिए आपको नीचे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो जनरली आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा सेट है इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम कोई भी एलिमेंट को कॉमा लगा करके पुट कर देंगे तो इसका मतलब वो एक सेट है। अब बात कर लेते हैं आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स माने इन सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि सेट्स में एलिमेंट्स कहे जाते हैं। यानी कि एक सेट है जो कि ए है, यानी कि ये जो हमारा ये वाला ए है जिसे हम कैपिटल लेटर में ए कहते हैं, और इसके अंदर जो स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी ये जो लेटर्स हैं ये कहे जाते हैं सेट्स में एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को ही हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं सेट्स की भाषा में। चलिए अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली मैथमेटिक्स में हमें देखने को मिलता है कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। जनरली यहाँ पर हमें दो मेथड्स देखने को मिलते हैं जिनसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमें ये देखने के लिए मिलता है, इन रोस्टर फॉर्म ब्रेसेस यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं सराउंड ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट विच इज़ सेपरेटेड बाय अ कॉमा। यानी कि जो आपको ये सेट ऊपर देखने के लिए मिला है ये रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। और यहीं पर हमें एक दूसरा टाइप देखने को मिल जाता है जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये देखने के लिए मिलता है, अंदर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। मतलब इसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जैसे कि आपको ये जो ऊपर सेट दिया हुआ है इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को दिखाने का मतलब है कि सेट कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसे हम पूरी सेट के चैप्टर में बिलोंग्स टू के नाम से जानेंगे। तो सेट इज बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट्स इन लोअर केस। कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट के सेट बिल्डर फॉर्म को दर्शाएंगे। अब अगर हम आगे बात कर लें एम्प्टी सेट्स और सिंगलेटन सेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग अब जानेंगे। तो जनरली एम्प्टी सेट्स जो होते हैं, एम्प्टी सेट्स यहाँ पर क्या होते हैं यही अब हम लोग जानेंगे। A set containing no elements at all is called empty set or the null set or the void set denoted by, ये डिनोशन का जो साइन है वो गलत है, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जो कि ऐसे होता है। या फिर हम ऐसे ही सेट को बस ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लेट ए एक्स इज सच दैट वन इज ग्रेटर दैन एक्स इज ग्रेटर
x इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेसर दैन 2, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर जैसा कि रीज़न भी दिया हुआ है कि then A is the empty set because there is no natural number between 1 and 2। अब बात कर लें सिंगलेटन सेट क्या होता है। तो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। एक सेट जिसमें केवल और केवल एक एक एलिमेंट हो वही सिंगलेटन सेट कहलाता है। ज़ीरो इज़ अ सिंगलेटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो सेट है इसे गलत, ये ऐसे सर्कल ब्रेसेस में नहीं होता है, ये कर्ली ब्रेसेस में होता है। तो ये जो है इसका ओनली एलिमेंट जो है, ओनली एलिमेंट इसका जो है वो ज़ीरो है। तो इस कारण से ये क्या है, सिंगलेटन सेट है। अब अगर हम आगे और आ जाएं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं an empty set or a non-empty set which the process of counting of elements surely comes to an end is called finite set। मतलब अगर यहाँ पर कहा जाए the set of all persons on earth is a finite set, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो पूरी धरती है इसमें ऐसे इतने लोग हैं कि गिने ही ना जा सके। अगर गिनना चाहे तो गिना जा सकता है, मगर कौन गिने भाई, इतना समय किसके पास है। So let A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, then A is clearly a finite set and NA is equal to 6। ये जो NA है ये डिनोशन है कि मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये है इस डिनोशन का मतलब। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि A में कितने एलिमेंट हैं, मगर इनफाइनाइट सेट इसका बिल्कुल अपोजिट है। इनफाइनाइट सेट्स, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। आप एक सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं ये कभी भी नहीं गिन सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट है। पॉइंट कितना छोटा होता है कौन जाने। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज अ इनफाइनाइट सेट। कोई भी आप शेप ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें आप कितने पॉइंट्स से ये बना हुआ है ये कभी भी नहीं गिन सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। आगे अगर हम देख लें तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट ये क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are said to be equal if they have the same elements and we write A equal to B। Example, let A is equal to PQRS और B is equal to QRPS। मतलब ये है कि अगर आप ABC लिख दो या फिर CBA लिख दो, बात तो एक ही है। तो अगर एलिमेंट्स को हम किसी भी अरेंजमेंट में रख देते हैं, चाहे ABC रखें चाहे BCA रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं और इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बस A इक्वल टू B लिख देते हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि दोनों सेट जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं और इनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर एक में एक के हमें दे दिए गए हैं ABC, तो दूसरे में भी ऐसे ही कोई होंगे CBA या फिर BCA या फिर ABC भी हो सकते हैं। और सॉल्यूशन में सिंस A एंड B हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स सो A इक्वल टू B, इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पर आप इक्विवेलेंट सेट्स की बात कर लें कि आखिर ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if NA is equal to NB। Equal sets are always equivalent but equivalent sets not नीड नॉट बी इक्वल। अब ऐसा क्यों है भाई कि मतलब जो इक्वल सेट्स हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे परंतु जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो
कभी भी, मतलब नीड नॉट, शायद वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं है। वैसा क्यों नहीं ज़रूरी, ये जान लेते हैं। सेट ए आपको दिया हुआ है एप्पल बनाना ऑरेंज, और सेट बी में आपको दिया हुआ है 1 2 3, बोथ हैव 3 आइटम्स देयर फोर दे आर इक्विवेलेंट। मतलब अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, यानी कि एन ए इज इक्वल टू 3, और एन बी भी जो है वो क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट्स कह दिए जाएंगे। भाई ये सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। परंतु क्या आपको दोनों में ये देखने को मिल रहा है कि अगर सेट बी में 1 2 3 लिखा है तो सेट ए में भी 1 2 3 हो, या फिर अगर सेट ए में एप्पल बनाना ऑरेंज लिखा है तो सेट बी में भी एप्पल बनाना ऑरेंज हो? तो ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारे इक्वल सेट्स होंगे वो हमेशा ही इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट तो हैं, मतलब ये इक्वल सेट्स तो हैं और साथ ही में इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इक्वल सेट्स होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, मगर जो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो सेट्स हैं क्या आखिर। तो अब हम आगे बात कर लें तो सबसेट्स आ जाते हैं। यहाँ पर सबसेट्स क्या होते हैं, क्या है किसी प्रकार के सेट्स होते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसेट्स जो होते हैं, सबसेट्स यहाँ पर आपके अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एवरी सबसेट इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट होएगा वो अपना खुद का एक सबसेट होएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने लिखा ए इज इक्वल टू 1 2, मान लीजिए ये कोई सेट है तो ये अपना खुद का सबसेट होएगा। मतलब मान लीजिए कि इसका कोई सबसेट नहीं है तो इसका एक सबसेट हमेशा होएगा जो कि ये खुद होएगा, यानी कि 1 2, अगर मान लीजिए ये कोई दूसरा सेट है, बी है, क्या है, दूसरा सबसेट है, ये बी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक सबसेट है ए का। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जैसा कि आपने अभी पहले पीछे पढ़ा था फाई, ये क्या है, ये सबका सबसेट है। मतलब मान लीजिए ए में चाहे हजारों एलिमेंट हों मगर ये क्या होएगा, ये सबका एलिमेंट होएगा। ए में चाहे एक एलिमेंट हो चाहे इनफाइनाइट एलिमेंट हो, मगर ये क्या होगा, ये सबका है, ये क्या है, सबका जो है सबसेट होएगा। ठीक है। अब द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। मतलब मान लीजिए किसी में 2 एलिमेंट हैं, किसी में 4 एलिमेंट हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे कि ये यहाँ पर पीडीएफ बनाने वाले भैया ने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये 2n नहीं होता है, 2 टू दी पावर n होता है। मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसी भी एक सेट के वो ऐसे किया जाएगा 2 टू दी पावर n। मतलब मान लीजिए किसी में 2 एलिमेंट हैं तो उसका सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2, मतलब उसके कितने सबसेट हैं, 4 हैं। ऐसे ही अगर किसी के मतलब 4 एलिमेंट हैं किसी सब सेट में तो उसका क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4, यानी कि 16 एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर तो है साथ ही साथ क्या है, ऑड है। ऑड मतलब 1 3 5 7, इस प्रकार से। अब लेस देन 6 दिया है, लेस देन 6 में क्या, यही तीनों तो आते हैं, और कौन से आते हैं, यही तीनों आते हैं। हेंस ए, यहाँ पर हाँ एक और कंडीशन होती है, इसमें 1 3 5 है और इसमें भी 1 3 5 आएगा, ए में भी 1 3 5 है और बी में भी 1 3 5 ही आएगा। तो ए क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है।
अगर ऐसा कभी भी केस बनता है कि जो ए है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो ए सेट है, जो हमारा ए सेट है वो बी सेट के क्या है, इक्वल है। ये होता है यहाँ पर हमारा सबसेट क्लियर। तो अगर आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्लियर लिख सकते हैं कि क्लियर हो गया है। नाउ अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इंटरवल्स एट एज सबसेट्स ऑफ आर। सबसेट्स ऑफ आर का मतलब आर मैंने आपको बताया था कि आर यहाँ पर होते हैं रियल नंबर्स। सेट में हम आर को मानते हैं कि भाई ये रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, देन वी डिफाइन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग कैसे दिखाते हैं कि बिग बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये एग्जांपल है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू आर सच दैट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a एंड लेस दैन इक्वल टू b। मतलब इसमें क्या है, ये a और b के बीच में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये a और b को भी अपनी वैल्यू में इंक्लूड करेगा। मतलब अपने सेट में ये a और b को भी इंक्लूड करेगा। मतलब मान लीजिए कि हमने लिखा 1,2। अब यहाँ पर 1,2 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे, मतलब जितने भी रियल नंबर, अब रियल नंबर कैसे होते हैं, 1.000000, उसके पता नहीं कितने जीरो के बाद इनफाइनाइट ज़ीरो के बाद वन आएगा, अगर एक हम यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो। मगर ये इसमें क्या करेगा, अपने सेट में जो सबसे पहला एलिमेंट लिखेगा वो वन लिखेगा और जो सबसे लास्ट एलिमेंट लिखेगा वो टू लिखेगा। मतलब ये शुरू वन से होएगा और ख़त्म टू पे होएगा और बीच में कितनी वैल्यू आएंगी वो इनफाइनाइट होएंगी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट भी होता है, चाहे हम जितने छोटे नंबर की बात करें या फिर जितने बड़े नंबर की बात करें। अब ओपन इंटरवल यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि मतलब ये जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं इन्हीं को हम लोग अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हमें कैसे दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r इज सच दैट x इज ग्रेटर दैन a एंड लेस दैन b। मतलब यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये a से बड़ा है और b से छोटा है, मगर ये a और b को पर्टिकुलरली इंक्लूड नहीं करेगा अपने सेट में। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा है 1,2, तो यहाँ पर इसका जो पहला एलिमेंट होएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 1.000001, और उसके बाद जो इसका लास्ट एलिमेंट होएगा वो कुछ ऐसा होगा 2.9999, और इनफाइनाइट तक ये नाइन्स जाएंगे। फिर अब देख लें तो यहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब कि राइट में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर जैसे ये इन्होंने ब्रैकेट गलत लगाया है, यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऐसा उल्टा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा। तो अब अगर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ए को तो इंक्लूड करेगा मगर ये क्या करेगा, बी को एक्सक्लूड कर देगा। मतलब जो अगर मान लीजिए इसी प्रकार से हम लोग इसी सेट से देखते हैं कि जो है यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ही लगाया। तो इसका जो पहला एलिमेंट होएगा, जो सेट हम ऐसे लिखेंगे करली ब्रेसेस में, उसका पहला एलिमेंट तो वन होएगा मगर इसका लास्ट एलिमेंट क्या होएगा, वही 2.999, सॉरी 2.99 नहीं, 1.99, 1.999 जो इनफाइनाइट बार आएगा 9 वो। और जो पहले मैंने आपको पिछले में बताया था कि इसमें जो अभी इस वाले में मैंने बताया था, इसमें मैंने 1,2 आपको करके बताया था, तो उसमें बताया था 2.99 आएगा, तो 2.99 नहीं आएगा। इसका जो लास्ट एलिमेंट होएगा वो इस प्रकार से आएगा 1 पॉइंट इनफाइनाइटली टाइम्स 9, ऐसा आंसर इसका आएगा। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब राइट हाफ ओपन इंटरवल, अब
क्या है, राइट साइड, लेफ्ट हाफ, सॉरी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब लेफ्ट साइड से क्या है, ये ओपन इंटरवल हो गया है, और यहाँ पर भी इन्होंने जो है गलत लगाया है ब्रैकेट, इस प्रकार से, इस प्रकार से ब्रैकेट लगेगा। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें अब मान लीजिए कि इस प्रकार से आपको दे दिया 1,2, इस साइड जो है क्लोज ब्रैकेट है और इस साइड क्या है, ओपन ब्रैकेट है। इसको आप ओपन क्लोज ब्रैकेट कहिएगा, स्मॉल बिग ब्रैकेट कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर आप सर्कल और स्क्वायर ब्रैकेट में फंसे रहें। इसको क्लोज ओपन इंटरवल कहिए, ब्रैकेट भी मत कहिए। तो इसमें क्या रहेगा कि जो आपका पहला एलिमेंट होएगा वो आएगा 1.0000 इनफाइनाइटली टाइम ज़ीरो, उसके बाद 1, और जो इसका लास्ट एलिमेंट होएगा वो हमारा जो है क्या होएगा, वो हमारा 2 ही होएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको सबसेट्स के इंटरवल की बात भी सही तरह से बता दी गई है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हमारा है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यू बी is the set of all those elements which are either in A or in B or both in A and B। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ जो कि है हमारा A 1,2, और फिर वहीं पर एक सेट हम ले लेते हैं, वहीं पर जो दूसरा सेट ले लेंगे वो होएगा B। अब अगर ये मैंने ले लिया 3, 4, अब अगर हमें मान लीजिए दे दिया गया कि हमें बताना है ए यूनियन बी हमारा कितना होगा, ए यूनियन बी हमारा कितना होगा, 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी denoted by AUB is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। इसका मतलब ये हुआ कि जो A यूनियन B सेट होएगा उसमें जो भी एलिमेंट्स A सेट में होंगे और जो भी एलिमेंट्स B सेट में होंगे वो सभी एलिमेंट्स A यूनियन B वाले सेट में होंगे। और अगर मान लीजिए कोई जो है एलिमेंट ए और बी दोनों में है तो वो एलिमेंट भी इसमें होएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है, थस ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, आई ई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर आपको कभी कोई प्रूविंग आ जाएगी तो आप एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को ये भी लिख सकते हैं कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए और बी दोनों से करेगा, मतलब दोनों सेट से करेगा। तो ये हमारी बात हो गई ए यूनियन बी पर, जो ये हमारा पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी, इस पर। अब जो सेट का दूसरा ऑपरेशन है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, जो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है उसमें ऐसा होता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, ये थोड़ा सा जो है गलती हो गई है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जो यू होता है उसको हम लोग उल्टा यू कर देंगे इस प्रकार से। तो मतलब जनरली इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यू को हम लोग उल्टा कर देंगे, जैसे यूनियन का जो यू था उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे इस प्रकार से। ये जो है इसका गलत डिनोशन है। तो द intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which are common to both A and B। Thus A intersection B is equal to X
इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा ए यूनियन बी से थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अलग है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया है जो कि है ए इज इक्वल टू 1 2 3। उसी प्रकार से एक सेट हमने बी ले लिया है, इसमें हमने क्या एलिमेंट रख दिए 1 3 5 7। ये एक ऑड नंबर्स का सेट है और ये एक इवन नंबर का नहीं, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा। क्या मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि ए में था 1 2 3 और बी में था 1 3 5 7, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें केवल और केवल दो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। क्या 1 और 3, इनके सिवाय और कोई भी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सब अलग हैं। यानी कि ए में बचा 2 और बी में क्या बचा, बी में बचा 1 3 7 1 3 5 7 की जगह केवल और केवल 5 और 7। तो जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है यानी कि 1 और 3 वही क्या है इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ पर एंड बी का मतलब क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे वो ए और बी के होंगे। मतलब वो ये चीज़ कंफर्म है कि ये जो दो एलिमेंट होंगे ये और ए और बी दोनों में होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी के वो ए सेट में भी होंगे एंड बी सेट में भी होंगे। मतलब ए और बी दोनों में होंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक में ना हो। ए यूनियन बी में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, वो ए में भी हो सकते हैं और बी में भी हो सकते हैं, या तो वो ए में है या तो बी में है या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन लगती है कि ये ए और बी दोनों में कंपलसरी है, मतलब दोनों में ही ये होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। तो ये भी क्या है, ये भी एक हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स का ही पार्ट है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए एंड बी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6, मतलब एक सेट इवन नंबर्स का है और एक सेट क्या है ऑड नंबर्स का है। देन सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इनमें क्या है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालें इन दोनों का, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फाई माने एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा। तो ये होता है डिसजॉइंट सेट का मतलब, कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो अगर हम उसका इंटरसेक्शन करें तो। मतलब अगर कोई दो सेट हमें दिए गए हैं, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, तो उनका जो इंटरसेक्शन हो उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि वो फाई हो। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी जान लेते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन दियर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, क्या कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन कैसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से नॉट बिलोंग्स टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो थस एक्स इज बिलोंग्स टू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर कोई एलिमेंट है वो वो जो है ए माइनस बी सेट में है, तो वो अगर कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता होगा तो वो ए से तो बिलोंग करता होगा, मगर वो बी से क्या करता होगा, बी से नहीं बिलोंग करता होगा। अब ऐसा क्यों होएगा,
क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी से वो बिलोंग कर रहा है। जो भी अल्फ़ाबेट मतलब जो भी सेट माइनस के पहले होगा वो क्या करेगा, एलिमेंट उससे तो बिलोंग करेगा, मगर जो भी सेट जो है माइनस के बाद में होगा उससे x क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। यही क्या है, ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स है। कोई भी दो सेट मतलब मान लीजिए, आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए यहाँ पर ए में क्या है 1 2 और 3। वहीं पर हम बी में क्या ले लें, बी में हम ले लें 2 3 और 6। ये तीन एलिमेंट हमने ले लिए। तो जो a माइनस बी हमारा सेट होएगा, a माइनस बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, a माइनस बी में केवल और केवल 1 आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी इस सेट में बी सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। किसमें, इसमें कोई भी सेट नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो अब क्या है यहाँ पर कि 2 और 3 ए से तो बिलोंग कर रहे हैं, मगर ये बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हम 2 और 3 को नहीं लिख सकते हैं, केवल और केवल हम क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला भी जो है समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन ऑफ सेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर किन लॉ की बात की गई है वो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किन लॉ की यहाँ पर हमसे चर्चा की गई है, बात की गई है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर कौन सा लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमें क्या देखने को मिलता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपने जो है 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। ये लॉ आपको 6th 7th 8th में पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी बी प्लस ए। तो यहाँ पर इसको बस ये कर दिया गया है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मतलब आप ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए, और ए इंटू बी लिखो या फिर बी इंटू ए, बात क्या होती है, हमेशा एक ही होती है। वैसे ही सेट्स में क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट हमने क्या ले लिए, 1 2 और 3 ले लिए। वैसे ही यहाँ पर हमने ले लिया बी सेट। बी सेट में हमने क्या ले लिया, 2 4 और 6 ले लिया मान लीजिए। अब अगर यहाँ पे आपसे कह दिया जाए कि जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 6। तो अगर हमसे कहा जाए बी यूनियन ए निकाल दो, कि बी यूनियन ए क्या होगा भाई, तो ए बी यूनियन ए में क्या आ जाएंगे, यही सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 6। उसी प्रकार से अगर हम इसको बी यूनियन ए, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी के लिए करेंगे तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, वही बात हो जाएगी। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा लॉ आता है, एसोशिएटिव लॉ। एसोशिएटिव लॉ में हम क्या देखेंगे, एसोशिएटिव लॉ में आपको देखने के लिए मिलता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरी साइड क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब आप चाहें पहले ए का यूनियन बी के साथ कर लीजिए, बाद में यूनियन उसका सी के साथ कीजिए, और चाहें आप ए का यूनियन बी यूनियन सी में करिए, बात क्या होगी, एक होगी। मतलब पहले आप चाहें ए प्लस बी कर लें, बाद में उसको सी के साथ प्लस करें, या फिर उसको पहले बी को सी के साथ प्लस कर लें, बाद में ए के साथ प्लस करें, वो इक्वल ही होगा। वैसे ही यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन के लिए देखने को मिल जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या करेंगे कि पहले ए इंटू बी कर लीजिए, बाद में उसको मल्टीप्लाई कीजिए सी के साथ,
और चाहे आप ए इंटू बी इंटू सी कर लीजिए, बात क्या होगी, एक होगी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्लियर हो गई होगी। फिर आइडम पोटेंट लॉ, ये जो है बहुत आसान सा लॉ है, मतलब बिल्कुल हलवा लॉ है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब अगर आप ए यूनियन ए करेंगे, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ए ही तो देखने को मिलेगा। तो मतलब अब मान लीजिए ए यहाँ पर है, ए सेट हमने ले लिया 1,2, तो ए यूनियन ए अगर आप करेंगे तो अगर आप मान लीजिए 1,2 1,2 आपने 2 बार लिख दिया, तो मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको क्या रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलिमेंट्स रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट आप नॉर्मल तरह से लिख सकते हैं एक बार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें रिपीट करने की। तो वैसे ही देखिए, अब ए यूनियन ए क्या आ गया, ये ए ही तो आ गया जो हमने पहले ए लिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए लिख देंगे, इसीलिए क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। उम्मीद करते हैं याद आपको समझ में आया होगा। और ए इंटरसेक्शन ए भी ए होएगा, मतलब क्या, आप वही वहाँ एग्जांपल ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 1,2, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, 1 और 2 ही तो कॉमन दिख रहा है, 1 और 2 ही तो एलिमेंट हैं केवल इसमें। तो ये क्या आ गया, ये भी ए के, ये ए के क्या आ गया, इक्वल ही तो आ गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक जो है आपको नया लॉ देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमें क्या पता चलता है, आइडेंटिटी लॉ में आपको देखने के लिए मिलता है, आइडेंटिटी लॉ में भी आइडेम्पोटेंट लॉ की तरह कुछ है, ये बस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, मगर इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ए यूनियन फाई का जो है, ए यूनियन फाई क्या है, ए के इक्वल तो हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ए सेट दोबारा से ले लीजिए 1,2, अब आप इसका जो है यूनियन कराएंगे फाई के साथ। फाई माने क्या, एक एम्प्टी सेट। फाई एक तरह से एक वेरिएबल है जिसको हम क्या देखते हैं, एक एम्प्टी सेट की तरह देखते हैं। जैसे कि आपने इस सेट को नाम दिया है ए, वैसे ही फाई भी एक सेट है। अगर आपसे कहा जाए कि फाई को कैसे लिखा जा सकता है, तो फाई को इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या, फाई को ये नहीं है कि फाई आप समझ लें कि ये, इसको हम इस तरह से, फाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई फाई ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाई एक बस एक जस्ट एक वेरिएबल है जिसे आप, इसका जो रियल फॉर्म है वो तो इस तरह का है, मतलब 2 ब्रेसेस केवल लगे हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1,2 ही तो आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा, 1,2 ही आएगा केवल और केवल, क्योंकि फाई तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो इसका मतलब इसकी तरफ से, फाई की तरफ से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक इक्वल हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आला भी आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, अभी तक आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी नहीं डाली है हमारे भैया ने, जो जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारा होता है, यूनिवर्सल सेट कैरी करता है हर एक चीज़। मतलब अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया गया कि भाई मान लो कि एक ए सेट है उसमें 1,2 है, ठीक, एक बी सेट है उसमें क्या है 3,4 है, एक सी सेट है उसमें क्या है 4,5 है। अब ये जो यूनिवर्सल सेट होएगा, इसमें क्या होएगा, इसमें सब कुछ होएंगे, मतलब जो एलिमेंट ए में है, जो बी में है, जो सी में है, सब एलिमेंट इसके पास होएंगे। ये देखिए, जैसा कि 1,2 भी इसके पास है, 3,4 भी इसके पास है, और 4,5 भी इसके साथ है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है अ सेट विच होल्ड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर सेट, या फिर यूनिवर्सल सेट इज नोन एज
अ सेट विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्सल सेट की डेफिनीशन के लिए यूनिवर्सल सेट ऐसे यू करके लिख देते हैं। द सेट विच हैज़ elements present in whole universe, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, whole universe। इस प्रकार से क्या है, ये आपकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनीशन हो जाएगी। कहीं जगह देख करके इसको फिट कर देते हैं। तो अभी जो है मैंने यूनिवर्सल सेट की यहाँ पर डेफिनीशन अटैच कर दी है। द यूनिवर्सल सेट इज़ डिनोटेड बाय यू विच इज़ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कोई हमें एक स्पेशल गिवन कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 1 और 2, उसी प्रकार से बी में एलिमेंट है 3 और 4, उसी प्रकार से सी में एलिमेंट है क्या 4 और 5। तो जो इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट पर, इन तीनों के जो रिस्पेक्ट में है, एक जो सेट बनेगा यूनिवर्सल सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 और 5। वो सभी एलिमेंट, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं, अगर हमें किसी क्वेश्चन में चाहे जितने भी सेट दिए हों, ए बी सी डी जितने भी सेट दिए होंगे, उन सभी का एक तरह से हम कह सकते हैं जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होएगा। उन सभी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपको यूनिवर्सल सेट क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जो अभी नीचे हम जिस लॉ पे बात कर रहे थे उस लॉ पे चलते हैं। तो उस लॉ में हमें क्या देखने मिला था, हाँ, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में हमें क्या देखने को मिला था, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो अब आप यूनिवर्सल के बारे में समझ चुके हैं कि यूनिवर्सल है क्या। तो अब मान लीजिए यूनिवर्सल, हमें कोई ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में हमें एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट है जो कि क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। जैसा ये अभी हमने पीछे बात की थी कि जो एक्स है, जो एन है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि किस लिमिट तक ये जो एक्स हैं ये सीमित है। तो हम इन्हें क्या मानेंगे, असीमित मानेंगे, यानी कि हम क्या मानेंगे कि ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स तक जाएगा, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स इस सेट में होंगे। तो उस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि जो अब भाई अगर कहा गया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का क्या होएगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, तो उस हिसाब में अगर हम देखें तो जो इनका इंटरसेक्शन होएगा वो क्या हो जाएगा, ए ही तो हो जाएगा। मतलब इसके अंदर तो सभी नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 4 नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या होएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो हमें ए में देखने के लिए मिले थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी, अगला लॉ देखते हैं क्या है हमारा अगला लॉ। अगला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें देखने के लिए मिलता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होएगा वो इक्वल किसके होएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप अगर 6th 7th 8th की बात याद रखते होंगे तो आपको एक बात पता होगी, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके ही, ए
इंटू बी प्लस सी वो इक्वल किसके होता था, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ये इसी आइडेंटिटी की तरह है। मतलब अगर आप ए बी प्लस सी पहले कर लेंगे, उसके बाद उसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आंसर वही आना है। और आप पहले ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कर लें, और सॉरी ये गलत हुआ है, यहाँ पर ये बी नहीं होगा, ये क्या होगा, ए होगा। तो आप पहले ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कर लें और फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कर लें, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, तो भी आपको क्या होएगा, सेम ही वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, सेम ही वैल्यू क्या होएगी, आपको प्राप्त होगी। तो इसका मतलब अगर आप ए इंटरसेक्शन सी तब करते हैं जब आप बी इंटरसेक्शन सी कर चुके होंगे। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी करिए, तो आपको जो भी सेट प्राप्त होगा उसका आप यूनियन करा दीजिए ए के साथ, तो भी आपको वही सेट मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। और या फिर आप पहले ए का यूनियन जो है बी के साथ करा दें, और फिर ए का यूनियन आप सी के साथ करा दें, तो भी आपको क्या हो, उसके बाद आप इन दोनों सेट्स का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, तो भी आपको क्या होएगा, वही आंसर जो है प्राप्त होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, वरना आपको ये बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। क्या, तो पहले हम ए ले लेंगे 1,2, फिर बी ले लेंगे 2,3, फिर सी ले लेंगे, सी क्या ले लेंगे 3,4। अब पहले क्या ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लें बी इंटरसेक्शन सी जो होएगा हमारा वो क्या आएगा। अब बी में क्या, बी और सी में क्या सेम एलिमेंट है, तो केवल और केवल 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि बी और सी दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है, बी और सी दोनों में कॉमन है ये। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी सेट में क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए बी इंटरसेक्शन सी में आपको क्या मिला है। तो बी इंटरसेक्शन सी में आपको केवल और केवल एक एलिमेंट मिला है जो कि क्या है 3 है, जो कि क्या है 3 है। अब बी इंटरसेक्शन सी का हम यूनियन कराएंगे ए के साथ, तो हमें क्या सेट देखने को मिलेगा 1,2,3। ये आपका क्या होएगा, इससे आया है। ये किससे आया है, इस साइड से आया है, हमारे LHS से। तो अभी तक जो है हम आइडेंटिटी को लॉ को प्रूफ कर रहे हैं, तो अभी हमें जो है लॉ का LHS मिल गया है। LHS क्या हमारा आया है, इसको हम LHS को एक साइड पे लिख लेंगे, LHS को हम लिख लेते हैं। तो LHS जो आया है हमारा वो क्या आया है 1,2,3 आया है। अब हम वही सारी वैल्यू ले रहे हैं, ए हमारा क्या है 1,2 है, बी हमारा क्या है 2,3 है, और सी हमारा क्या आया था, सी हमने क्या लिया था 3,4 लिया था। अब यहाँ पर हम ए यूनियन बी पहले कर लेंगे, तो ए यूनियन बी करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ए और बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 1,2,3। ए और बी में यही 3 एलिमेंट हैं, और कोई एलिमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं। अब ये हटा लीजिए, तो यहाँ पर आप पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपको कौन कौन से एलिमेंट लिखे हैं पहले आप यहाँ पर उन्हें मेंशन कर लीजिए। ए यूनियन बी में आपको क्या एलिमेंट मिले हैं 1,2,3 मिला है आपको एलिमेंट। अब ए यूनियन सी कर लीजिए, ए यूनियन सी में ए और सी में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं 1, 2, 3 और 4। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। किन दोनों का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप यहाँ पर देखिए कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट थे 1, 2, 3 और 4। तो अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो आपको इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो 1, 2, 3 तीनों कॉमन दिख रहे हैं, और इसमें ये तीनों कॉमन दिख रहे हैं। यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 1,2,3। तो अब हमें RHS क्या देखने को मिल रहा है, RHS जो हमारा आया है वो आया है 1,2,3, और LHS हमारा क्या आया था 1,2,3। तो ये जो हमारा लॉ है ये क्या प्रूफ हो चुका है, ये लॉ हमारा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि
आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ रहा है, यानी कि ये लॉ क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आपको ये लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस लॉ में थोड़ी सी कठिनाई थी, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देके बढ़िया से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला इसमें सेकंड पार्ट क्या है हमारा। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी वही वाली बात हो गई, पहले ऊपर हमें ये दिया हुआ था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यहाँ पर हमें दे दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी आप जो है उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको भी प्रूफ करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका जो है आप इसका प्रूफ क्या कर लेंगे, आपको पता है आपको क्या करना है, इसे आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है। इसका प्रूफ होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि इस जो है आपको इसका जो है प्रूफ आपको पेपर में देखने के लिए 100% 100% देखने को मिल सकता है। मतलब 100% चांस तो नहीं है इसके आने के, मगर हाँ 80% है कि ये वाला प्रूफ आपको आ सकता है। और अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक प्रूफ हमारे PDF बनाने वाले भैया ने नहीं डाला है, तो वो मैं आपको यहाँ पर अभी बना करके देता हूँ। भैया हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सभी ऑपरेशन देख लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक हमने सारे जो है लॉ देख लिए हैं कि कौन कौन से लॉ जो है हमारे सेट्स में यूज़ होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ए यूनियन बी का जो मतलब ये जो है हमारा अब डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग देखने वाले हैं। तो जो जिन भैया ने हमारे PDF बनाई है, तो उन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ को जो है नहीं इसमें ऐड किया था, तो अभी अभी मैंने जो है इसको ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले निगेशन क्या होता है, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि ए के ऊपर ये जो है डैश टाइप में लगा हुआ है, तो ये जो डैश है आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमारा है, मान लीजिए उसमें है 1 2 और 3, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है कि हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, तो उसमें अगर हमें 3-4 सेट दिए हैं, तो उन सभी सेट का यूनियन, मतलब उन सेट में जो भी एलिमेंट हैं उन सभी सेट में उन सभी सेट्स के सभी एलिमेंट जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अब मान लीजिए हमें एक ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में हमें क्या दिया हुआ, केवल 1 है एलिमेंट के तौर पर, केवल और केवल 1 है। अब अगर हमसे कहा गया कि भैया ए निगेशन क्या होगा, यानी कि ये जो ए के ऊपर डैश लगा है, डैश को हम लोग अब जो है आगे पूरे सेट में हम लोग इसे निगेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो अगर ए के ऊपर निगेशन लगा है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ए के अंदर जो, अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ए निगेशन का मतलब हो जाएगा u माइनस ए। मतलब u के तो सभी एलिमेंट होंगे इसमें, परंतु a के नहीं होंगे, मगर ऐसा तभी लागू होएगा जब हमें केवल और केवल a और u दिए होंगे। तो a निगेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, a निगेशन में एक तो हमारा 2 आ जाएगा, ए निगेशन में एक हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये है, ये निगेशन का मतलब है। तो अब आप डी मॉर्गन्स लॉ को जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर डी मॉर्गन्स लॉ हमें कहता क्या है, इसमें क्या बात हो रही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, जो सबसे पहला लॉ है वो क्या है कि ए यूनियन बी का जो निगेशन होएगा वो ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निगेशन क्या होएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों लॉ में से कोई एक आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम हो जो आपके स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है। उसमें से इन दोनों में से किसी एक लॉ का प्रूफ आपको 100% देखने को मिलेगा। फाइनल का तो मैं
कह सकता हूँ 80% आपको देखने को मिल सकता है, मगर हाफ ईयरली एग्जाम में आपको 100% डी मॉर्गन्स लॉ में से कोई ना कोई, इन दो में से कोई ना कोई एक लॉ आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ए सेट, मान लीजिए ए सेट हमारा क्या है, ए सेट है हमारा 1 और 2, और बी सेट आपको ऐसे ही करना है लेट करके कि लेट ए सेट इज इक्वल टू 1,2 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2,3। तो अगर आप यहाँ पर ए यूनियन बी कर लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए यूनियन बी करने पे हमारे क्या 1 2 और एक मिनट, ए यूनियन बी करने पे आपको क्या देखने को मिलेगा 1,2,3, ये 3 एलिमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका निगेशन कर देना है, मतलब इसका निगेशन हो जाएगा। तो इसके निगेशन में हम आपको, ये देखिए, ये इसका निगेशन हो जाएगा। अब अगर निगेशन हमने किया है तो इसका मतलब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट है, तो हम इसको करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट भी लेंगे। अब मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है, तो यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए 1 2 3 और इसमें 10 तक एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 से लेकर के 10 तक की जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का जो निगेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तो इसका मतलब अब कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 6 से ले करके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपका ये कौन सी साइड हो गई, ये आपकी LHS साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई, LHS साइड हो गई। LHS साइड में हमारा क्या क्या आ रहा है, 4 5 6 से लेकर के 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग RHS के लिए देखेंगे। RHS में हमें क्या दिया हुआ है, RHS में हमें दिया हुआ है ए निगेशन और इंटरसेक्शन बी निगेशन। तो ए निगेशन, अब हम क्या करेंगे, ए निगेशन निकाल लेते हैं। ए निगेशन में हमारा क्या आ जाएगा, ए निगेशन का मतलब जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो नहीं इसमें इंक्लूड होंगे, और यूनिवर्सल में जो बचे हुए ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि 3,4, यहाँ से लेकर के 10 तक, 3,4, और जो भी 3 से लेकर के 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी ए निगेशन में आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम बी निगेशन निकाल लेंगे। बी निगेशन हमारा क्या हो जाएगा, बी में जो भी हैं एलिमेंट उनको छोड़ करके जो भी एलिमेंट हमारे जो हैं किसमें, यूनिवर्सल में बचे हुए हैं बी को छोड़ करके, यानी कि 2 और 3 हटा दें तो 1,2 के बाद 2 3 तो है नहीं यहाँ पर, तो अब डायरेक्ट 4 आएगा, और 4 से लेकर के 10 तक जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 4 से लेकर के 10 तक वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब ए निगेशन बी, ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निगेशन अब हम निकालेंगे। तो वो निकाल लेते हैं। अब देखिए, ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निगेशन, तो अब ए निगेशन में कौन कौन से एलिमेंट थे यहाँ पर देख लेते हैं। ए निगेशन में 1 2 को छोड़ करके बाकी सभी नेचुरल नंबर थे, यानी कि 3,4, यहाँ से लेकर के 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी। और बी निगेशन में क्या था, बी निगेशन में उसी प्रकार 2 और 3 को छोड़ करके 1,4 से लेकर के 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो सभी थे। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर तो 1, यहाँ पर 1 है बी निगेशन में, परंतु 1 आपको ए निगेशन में देखने को नहीं मिलेगा, और ए निगेशन में 3 है मगर वो आपको बी में देखने को नहीं मिलेगा। मगर 4 से लेकर के 10 तक जितने भी जो है नेचुरल नंबर हैं वो ए में भी, ए निगेशन में भी हैं और बी निगेशन में भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 5 6 से लेकर के 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ए इंटरसेक्शन, ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निगेशन में आपको मिलेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई RHS साइड। अब आपको आप ये देख सकते हैं कि जो हमें LHS में देखने को मिला था, यानी कि जो हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में, ए यूनियन बी के निगेशन में देखने को मिला था, वही हमें ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निगेशन में देखने को मिल रहा है।
यानी कि LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या RHS देखने के लिए मिल गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब इसी प्रकार से जो होएगा, हम A और B दो सेट लेट करेंगे और उसी से हमें क्या देखने को मिलेगा, उसी से हमें ये भी देखने को मिल जाएगा इस वाले में, सेकंड वाले में, जो कि है A इंटरसेक्शन B का निगेशन, जो इक्वल होएगा A निगेशन यूनियन B निगेशन के। मतलब अगर हमने A सेट ले लिया, मान लीजिए 1 2, B सेट ले लिया 2 3, और ऐसे ही यूनियन ले लिया 1 से लेकर के 10 तक सभी नेचुरल नंबर, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आपको ये होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में। ये आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। तो अब हमारा जो है यहाँ पर नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक हमारा अब वेन डायग्राम है। क्या है, वेन डायग्राम। नया टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमें क्या समझना है, वेन डायग्राम में यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं, ये एक डायग्राम टाइप में बना हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा वेन डायग्राम है। क्या है ये हमारा वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम में ये जो दो सर्कल हैं, किन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आप इसकी डेफिनेशन के बाद समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम आर द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप between sets. In Venn diagram, the universal set U is represented by point within a rectangle and its subsets are represented by points in closed curves, usually circles, within the rectangle. तो आपको इंग्लिश तो इतनी अच्छी समझ में आती नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आती है, मगर अब हम इसको समझेंगे कि मैथ्स की भाषा में ये क्या चीज़ है। मतलब वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन को पढ़िए और समझिए। वेन डायग्राम्स आर द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम्स वो डायग्राम है जिनके द्वारा हमें क्या दिखाया जाता है, दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। मतलब ये सेट, इन सेट में इनका इंटरसेक्शन क्या है, इनका यूनियन क्या है, जितने भी ऑपरेशन आपने पीछे पढ़े हैं वो सभी हम वेन डायग्राम से बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। मतलब हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि इस सेट में ये एलिमेंट है, इस सेट में ये एलिमेंट है। मतलब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। वेन डायग्राम से हम ईजिली उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो हमें ऐसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके समझनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व्स। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, U को। U माने जब भी आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, तो या तो यहाँ पर एक छोटा सा U बना होगा या तो यहाँ पर एक छोटा सा U बना होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पर आपको अगर डॉट्स दिखेंगे तो डॉट्स के पास में कुछ नंबर लिखे होंगे या फिर एलिमेंट्स लिखे होंगे। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो आपके सेट के एलिमेंट होते हैं, मतलब अलग अलग सेट के। और इसमें जो रेक्टेंगल में पॉइंट्स लगे होते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, ये किसमें हैं, ये किसमें हैं, ये हैं हमारे यूनिवर्सल सेट में। जो भी पॉइंट, अगर इसके सर्कल के अंदर भी पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, या फिर यहाँ पर लगा, या फिर यहाँ पर भी लगा, तो ये सभी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में ये सभी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये और क्या लिखा था यहाँ पर, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन अ रेक्टेंगल, यहाँ तक पढ़ लिया था। एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स, विद इन द रेक्टेंगल। मतलब अब समझने वाली बात आ गई यहाँ पर
कि ये जो दो सर्कल हैं, अब मान लीजिए कि जब भी आपको मान लीजिए पेपर में कहा जाएगा कि इसमें आप ऑब्जर्वेशन करिए इस वेन डायग्राम में और बताइए इसमें क्या क्या आउटकम्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखा होएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ए लिखा होगा एक सर्कल के नीचे, और एक सर्कल के नीचे छोटा सा क्या लिखा होगा, बी लिखा होगा। तो अब अगर एक सर्कल के नीचे ए लिखा है, एक सर्कल के नीचे बी लिखा है, तो यानी कि ये जाहिर सी बात है कि ये सर्कल क्या है, ये बी को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये ए सेट को दिखाता है, और ये वाला सर्कल किसको दिखाता है, ये बी सेट को दिखाता है। मगर अच्छा अब ये बताइए कि ये जो बीच में दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों में जो है क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या मतलब कि इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, समझ गए। और ये जो पूरा सर्कल है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। इतनी बात समझ गए। और ये पूरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये आपको इस रेक्टेंगल के अंदर देखने को भली भांति मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेस, इस पूरे चैप्टर की जितनी भी प्रूविंग्स हैं और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सबसे ज़्यादा ईजिली अगर किसी तरह से बनते हैं तो वो वेन डायग्राम है।